नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस यूनिट 2 ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1757 टू 1857। इस यूनिट में हम अंग्रेजों का जो भारत में शासन रहा था उसके जो पहले 100 साल थे 1757 से 1857 तक उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें जो यूनिट 1 में हम पढ़ चुके हैं उसका रिवाइज दिया गया है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश रिमूव्ड मीर जाफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब। तो जैसा कि हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ चुके हैं कि बैटल ऑफ प्लासी पहला युद्ध था जो कि अंग्रेजों ने भारत में जीता था, और वो भी बंगाल जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे। तो बैटल ऑफ प्लासी के समय में तो सिराज उद दौला बंगाल के नवाब थे। सिराज उद दौला को हटाने के बाद जो 1757 में प्लासी का युद्ध जीता गया था, उस समय पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन उसके 3 साल के बाद ही 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी बंगाल की गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को वे बना देते हैं बंगाल का नया नवाब। But during his rule, the British resisted him for conducting tax-free private trade in Bengal. लेकिन मीर जाफर के बाद जब मीर कासिम बंगाल का नवाब होता है, उस समय पर मीर कासिम के साथ भी अंग्रेजों की इतनी नहीं बनती। उस समय पर भी अंग्रेजों को नवाब से कई सारी दिक्कतें होने लगती है, क्योंकि अंग्रेज वहां पर चाहते थे कि वे लोग बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करें। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो और आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि ये लोग टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए इतना ये सब क्यों कर रहे थे, कि ये लोग टैक्स फ्री व्यापार करने पे इतना भार क्यों दे रहे थे, क्योंकि आजकल भी आप देखो तो हर एक चीज जो हम खरीदते हैं तो हर एक चीज पर टैक्स लगा होता है। जैसे आप अगर एक 10,000 का मोबाइल फोन भी खरीदने जाते हैं तो उसकी बेस प्राइस अराउंड 6,000 या 7,000 रहती है। 10,000 के फोन पे भी करीबन 3,000 तो सरकार टैक्स वसूलती है। अगर वही फोन 6 या 7 हजार में आप खरीद पाओ तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग वो फोन खरीदेंगे। पर क्योंकि सरकार उस पे भी 3,000 का टैक्स ले रही है, तो कम लोग ही होंगे जो 10,000 का फोन खरीद पाएंगे। अगर वो फोन 7,000 में बिकता तो ज्यादा लोग खरीदते, उससे कंपनी को फायदा होता। तो इस तरह से चाहे आप बाइक खरीदो, चाहे आप कार खरीद रहे हो, हर एक चीज पर आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 5 लाख की कार खरीद रहे हो तो उस कार की जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो करीबन 3.5 लाख होगी, उस पर भी करीबन 1.5 लाख तो टैक्स चला जाता है। तो इस तरह से जो हर एक चीज पर टैक्स लगता है उससे जो कंपनी का सामान है वो भी कम बिकता है। तो अंग्रेज तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना चाहते थे। अगर वे कोई चीज बेच रहे हैं, अगर वो कम प्राइस में बिक रही है क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लग रहा, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें बिकेंगी, उससे कंपनी का तो बहुत सारा फायदा होगा। हालांकि गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं जाएगा, पर अंग्रेजों को नवाब के पास टैक्स जा रहा है कि नहीं, नवाब लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं कि नहीं, उन सब बातों की कहाँ पड़ी थी। वो लोग तो चाहते थे कि उनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर व्यापार कर सके, और वो जो सारा मुनाफा होता था उससे वो लोग ज्यादा पैसे कमा सके। तो क्योंकि अंग्रेज बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करना चाहते थे, पर मीर कासिम जो कि नवाब थे उनको भी तो टैक्स चाहिए। अगर इस तरह से सरकार हमसे जो हर एक चीज पर टैक्स लेती है, उसी से तो सरकार लोगों के लिए भी काम कर पाती है। चाहे लोगों के लिए रोड्स बनाने हो, हॉस्पिटल्स स्कूल्स बनाने हो, या फिर और भी कई सारी जो योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा लोगों के लिए चलाई जाती हैं। तो जो टैक्स हम पे करते हैं वो सरकार चलाने के लिए और सरकार को लोगों के लिए काम करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मीर कासिम जो कि नवाब थे, उनको भी तो लोगों के लिए काम करने के लिए टैक्स चाहिए। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो अंग्रेज थे वो लोग टैक्स देने के लिए ही राजी नहीं थे, तो जाहिर सी बात है फिर से एक बार नवाब मीर कासिम और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज थे, इन लोगों के बीच में फिर से अनबन हो जाती है। So the British fought war against him. The British won the Battle of Buxar.
और यही जो बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को जो परमिशन चाहिए थी, तो जब उन्हें वो परमिशन देने के लिए नवाब राजी नहीं हुए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो अंग्रेज थे उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना नवाब के खिलाफ ही एक और फाइनल युद्ध लड़ लिया जाए। और उसी के बाद हम देखते हैं कि बंगाल के नवाब मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है। और उस युद्ध में नवाब की ओर से जो तीन सेनाएं साथ मिलकर लड़ी थी, उस संयुक्त सेना को अंग्रेजों की सेना ने हरा दिया था। बंगाल के नवाब के साथ मुगल एम्परर शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी लड़े थे। इन तीनों की सेना मिलाकर करीबन 50,000 की सेना थी, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजों के पास सिर्फ 7,000 की सेना थी। फिर भी अंग्रेजों ने अपने पास जितने भी हथियार थे, जो भी असला बारूद था, उसका सही से इस्तेमाल किया और बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की जीत होती है। आफ्टर दैट क्लाइव मेड अ ट्रीटी विथ नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर। और बैटल ऑफ बक्सर में क्योंकि अवध के नवाब और जो मुगल शहनशाह थे, ये लोग भी बंगाल के नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। जब वो लोग हार गए, तो उसके बाद अंग्रेजों के जो उस समय पर जनरल हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने एक ट्रीटी बनाई, एक संधि की अवध के नवाब के साथ और मुगल एम्परर के साथ। According the treaty, the Nawab of Awadh agreed to pay 50 lakh rupees to the company, and the company paid an annual amount of 26 lakh rupees to the Mughal Emperor Shah Alam II। और ये जो अंग्रेजों की अवध के नवाब और मुगल एम्परर के साथ ट्रीटी या संधि हुई, उसके अनुसार अंग्रेजों ने क्योंकि नवाबों की सेना को हरा दिया था, तो उस युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ था, उसके जुर्माने के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने अवध के नवाब के पास से करीबन 50 लाख रुपए डिमांड किए। और क्योंकि नवाब तो हार गए थे, तो नवाब रेडी हो जाते हैं ये जो 50 लाख रुपए थे, ये अंग्रेजों को देने के लिए। दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल एम्परर के साथ ये ट्रीटी की कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोग मुगल शहनशाह, जो कि उस समय पर शाह आलम द्वितीय हुआ करते थे, उनको एन्युअली यानी कि हर साल 26 लाख रुपए पे किया करेंगे। तो आप यहाँ पर देखो कि एक और तो ये लोग अवध के नवाब के पास से 50 लाख रुपए ले रहे हैं युद्ध के जुर्माने के तौर पर दूसरी ओर ये लोग मुगल शहनशाह को खुद पैसा दे रहे हैं, वो भी 26 लाख रुपए हर साल। तो अंग्रेज बिना वजह मुगल शहनशाह को 26 लाख रुपए हर साल देने के लिए तो राजी नहीं हुए होंगे। उसके बदले में जाहिर सी बात है उन्हें भी कुछ मिल रहा होगा। तो उसका भी एक रीजन था। इन रिटर्न द दीवानी पावर, सिविल पावर ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा had to be handed over. On August 12, 1765, the East India Company was given the civil power of Bengal by the Mughal Emperor, and the British began to gain political power in India। तो ये जो 26 लाख रुपए अंग्रेज हर साल मुगल शहनशाह को देने के लिए राजी हुए थे, उसके बदले में उन्हें मिल जाते हैं दीवानी राइट्स यानी कि सिविल पावर्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। दीवानी राइट्स यानी कि सिविल पावर्स क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि लोगों पे जितना भी टैक्स लगाया जाता था, हर एक चीज पे से जितना भी टैक्स कलेक्शन होता था, वो अब अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। मुगल एम्परर तो वैसे भी युद्ध में हार चुके थे, तो वो इतने ताकतवर भी नहीं रहे थे। तो अंग्रेजों ने उनके पास से लोगों पे जितना भी टैक्स कलेक्शन किया जाता था, वो सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। आज के समय भी आप देखो, हम एक छोटी सी पेन खरीदने जाते हैं, उससे लेकर जो कार लोग खरीदते हैं, हर एक चीज पर लोगों के द्वारा टैक्स पे किया जाता है। तो इस तरह से तो जो चीजों पे टैक्स लगाया जाता है, उससे कितना ज्यादा पैसा सरकार के पास आता होगा। तो यह जो सारा पैसा था, जो कि पहले नवाब के पास जाया करता था या मुगल एम्परर के पास जाया करता था, वो सारा पैसा अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जाने वाला है। अब इतना सारा टैक्स का पैसा अंग्रेजों के पास आएगा, तो जाहिर सी बात है वो उसमें से 26 लाख रुपए हर साल मुगल शहनशाह को तो देने के लिए राजी हो गए थे। और उसके बाद तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो मुगल शहनशाह थे शाह आलम सेकंड, उनके द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार और ओडिशा के सिविल राइट्स यानी कि जो दीवानी पावर थी वो दे दी जाती है। और इस तरह से ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास बहुत ज्यादा टैक्स का पैसा भी आने वाला था और वो एक साथ 3 राजाओं को भी हरा चुके थे। इन तीनों प्रदेश पर उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की इंडिया में पॉलिटिकल पावर यानी कि जो राजकीय सत्ता थी अंग्रेजों का भारत में, जो इनडायरेक्ट रूल होता है यानी कि इनडायरेक्टली जो शासन की सत्ता उनके हाथों में आ जाती है, उसकी भी शुरुआत होती है।